आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 6। 14 साल पहले हरिपुरा गांव की पंचायत की चौपाल जमी हुई थी। सामने बने पीपल के नीचे बड़े चबूतरे पर गांव के सरपंच रामविलास जी समेत बाकी पंच विराजमान थे, तो दूसरी तरफ मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई थी। औरतों के बीच 13 वर्षीय जय अपनी माँ के साथ बैठा था, तो दूसरी तरफ मर्दों के बीच उनके पिता खड़े थे। मुद्दा था जय द्वारा गांव के भोपा प्रमुख को थप्पड़ मारा जाना। गांव के भोपा ने इसे लेकर पंचायत बुलाई थी। सरपंच साहब, मदन के बालक का भोपा जी को थप्पड़ मारना सिर्फ भोपा जी का ही नहीं, बाप जी का भी अपमान है, पूरे गांव का अपमान है। पीड़ित पक्ष ने अपनी दलील रखी। एक बालक की भूल को भोपा जी अपना अपमान न समझे, इसे बच्चे की शरारत समझकर बाप जी भी माफ कर देंगे। जय के पिता की तरफ से एक व्यक्ति ने कहा, ये केवल बालक की भूल ना है, इसमें माँ बाप की परवरिश भी जिम्मेदार है। बच्चे को जैसे संस्कार दिए होंगे तो वैसी हरकतें करेगा। सामने से एक काका ने कहा, काका साहब कुछ भी ना बोलें। जय की माँ ने महिलाओं के बीच से खड़े होते हुए कहा। जय के पिता ने उसे बैठने का इशारा किया। वो घूंघट खींचकर नीचे बैठ गई। अगर आज इसे केवल एक बालक की भूल मानकर छोड़ दिया गया तो कल कोई भी उठकर बाबूजी को रेपट मारकर चला जाएगा। काका जी ने अपनी पूरी बात की। उनकी बात सुनते ही लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। आप बात को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर रहे हैं काका साहब। सरपंच जी उन्हें शांत करते हुए कहा, बात छोटी भी ना है सरपंच साहब, मदन को समाज से बंद करना ही न्याय होगा। एक दूसरे व्यक्ति ने खड़े होते हुए कहा, तुम पंचायत को न्याय करना मत सिखाओ मोहन। सरपंच जी ने उसे टोकते हुए कहा, तुम्हारा क्या कहना है मदन? सरपंच जी ने जय के पिता से पूछा। अनजाने ही सही, बालक से भूल तो हुई है सरपंच साहब, मगर ये गांव का ही बालक है। हम भी देवरे माथा टेकने ही गए थे। आप सब पंच जो न्याय करेंगे मुझे मंजूर होगा। जय के पिता ने कहा। जय की माँ ने उन्हें घूर कर देखा। उसे और ज्यादा मजबूत दलील की उम्मीद थी। सभी पंचों ने कुछ देर आपस में चर्चा की और फैसला निर्धारित किया। बालक से भूल तो हुई है, सरपंच ने उठते हुए कहा, मगर इसके लिए इसके माता पिता को सजा देना उचित ना है। इसीलिए हमने फैसला किया है कि मदन अपने लड़के को शहर अपने भाई सा के यहाँ भेज दे। ये सुनते ही मौजूद लोग आपस में चर्चा करने लग गए। किसी को भी इस अजीब फैसले का तुक समझ न आया था। मदन, तुम्हें फैसला मंजूर है? सरपंच ने जय के पिता से पूछा। उन्होंने स्वीकृति में सर हिला दिया। दरअसल ये उन्हीं की योजना थी। वो वैसे भी अपने बेटे को इस गांव में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पहले ही सरपंच जी को ये रास्ता बता दिया था, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। सरपंच जी ने बस योजना को उसके मुकाम तक पहुंचाया था। 2 साल पहले वैदेही आज कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुकी थी। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो कॉलेज के लिए निकली। बस स्टॉप से लेकर कॉलेज के गेट तक कोई 2 मिनट का रास्ता होता है, जिसे पैदल ही तय करना होता है। और यही सबसे दुर्लभ समय होता है, क्योंकि इस रास्ते में चाय वाले के यहाँ कुछ आवारा लड़के खड़े रहते हैं, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य वहाँ से गुजरने वाली लड़कियों पर टिप्पणी करना होता है, उन्हें देखकर आहें भरना, और अगर कोई उनकी तरफ देख ले तो ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे रति देवी ने वर्षों की तपस्या के बाद दर्शन दे दिए हों। लड़कियों के लिए एकमात्र उपाय उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ना होता है। आज भी यही चल रहा था, लेकिन एक लड़के ने हद पार कर दी। जब टिप्पणी व्यक्तिगत की बजाय माता पिता तक पहुंच गई, तो वैदेही ने अपनी चप्पल निकाली और उन लड़कों की तरफ बढ़ गई। वे लड़के भयभीत होने के बजाय और आनंदित हो गए। उनके लिए अब सब कुछ एक्शन वाला था। वैदेही उन तक पहुंचकर एक लड़के पर हमला करने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये कोई युवक था, उम्र में उससे 1-2 साल बड़ा। जहाँ पर अहिंसा से मामला निपटाया जा सके, वहाँ हिंसा का प्रयोग सही नहीं है, उसने मुस्कुराकर कहा। वैदेही उसे आश्चर्य से घूरे जा रही थी। आप जाइए, मैं इन्हें समझाता हूँ, उसने वैदेही के हाथ से सैंडल लेकर नीचे रखते हुए कहा। वैदेही ने सैंडल पहना और वहाँ से दूर चली गई। उस लड़के ने उन लड़कों से कुछ कहा। कुछ देर तो वो उग्र नजर आए, पर धीरे धीरे वे ठंडे पड़ते दिखे। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर फिर हाथ मिलाए। फिर वो लड़का वैदेही के पास आ गया। वे अब आपको परेशान नहीं करेंगे,
भाभी जी, उसने मुस्कुरा कर कहा। भाभी जी? वैदे ने अचरज से कहा। तुम कौन हो? इस नाचीज को विनय कहते हैं। आप जय की गर्लफ्रेंड है ना? वैदे ने शर्माते हुए स्वीकृति में सर हिला दिया। तुमने उन लड़कों से क्या कहा? यही कि हम भी इसी कॉलेज में पढ़े हुए हैं और चाचा जी विधायक हैं हमारे। विनय ने अपनी मुस्कान चौड़ी करते हुए कहा। 1 साल पहले जय और वैदेही दोनों शॉपिंग करने शॉपिंग मॉल गए हैं। वैदेही के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है, और आखिर खुश हो भी क्यों ना। वो उनकी शादी की शॉपिंग जो है, अपनी शादी को लेकर तो सभी रोमांचित होते हैं, और उसको तो जय जैसा बेहतरीन व्यक्ति मिला था, जो कि न सिर्फ उसे समझता था बल्कि उसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखता था। जय भी उतना ही खुश था, मगर वो खुशी उसके चेहरे पर उतनी स्पष्ट नहीं थी। जय दूसरों के चेहरे की भावनाओं को पढ़ने में जितना माहिर था, खुद के भावों का छिपाना भी उतनी ही अच्छी तरह से जानता था। मैंने मम्मी पापा को फोन कर दिया है, वे कल तक आ जाएंगे, जय ने कहा। वे फर्स्ट फ्लोर से जय के लिए कपड़े ले चुके थे और अब ग्राउंड फ्लोर पर वैदेही के लिए कपड़े लेने जा रहे थे। तुम्हें अपने यहाँ से किसी को बुलाना है? जय ने पूछा। नहीं, मैंने बताया ना, मेरा कोई नहीं है। हाँ, मगर कोई दूर का रिश्तेदार तो होगा ना? जय ने हंसते हुए कहा। ना पास का ना दूर का, अब जो भी हो वो तुम ही हो। वैदेही ने जय का हाथ थामते हुए कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों को तो बुला ही लिया है ना? हाँ, उन सबको तो बुला लिया है। तभी जय का फोन बजा। ये विनय था। उसने शादी की तैयारी के सिलसिले में ही फोन किया था। जय उससे फोन पर बात करने लगा। दीदी! अचानक किसी ने सेकंड फ्लोर से आवाज दी। जय ने फोन पर होने की वजह से वो आवाज न सुनी, मगर वैदेही ने सुन ली। उसने पीछे मुड़कर ऊपर देखा तो 17-18 साल का युवक खड़ा था। जय, चलो यहाँ से, कपड़े नहीं लेने। वैदेही ने जय का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचते हुए कहा। हैं? क्या? जय ने अपना ध्यान फोन पर ही रखते हुए कहा। मेरे एक पहचान वाले की दुकान है, मेरे कपड़े उनके यहीं से लेंगे। वैदेही ने जय को मॉल से बाहर ले जाते हुए कहा। आज जय और वैदेही हॉस्पिटल पहुंचे। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू बोथ। विनय ने उन्हें एनिवर्सरी विश की और एक गिफ्ट दिया। ये मेरे और नित्या की तरफ से। थैंक्स विनय, जय ने कहा। अनामिका अब कैसी है? वैदेही ने कहा। जय ने बताया कि कल उसे फिर से अटैक आया था। हाँ, अब ठीक है, लेकिन दुखी है कि वो अपने घर नहीं जा पाई। विनय ने कहा। हाँ, वो तो होगी ही, बेचारी कितनी एक्साइटेड थी। आप लोग बात करो, मैं उसे देख कर आती हूँ, वैदेही ने कहा। संभल कर भाभी, वो अभी थोड़ी सी अनस्टेबल है, विनय ने कहा। टेंशन मत लो, वो मेरी दोस्त है, वैदेही ने मुस्कुरा कर कहा। अनामिका का ट्रीटमेंट चेंज कर दो। वैदेही के जाने के बाद जय ने पेपर पर नया कोर्स लिखते हुए कहा। हाँ, वैसे पहले वाला भी ठीक ही था, विनय ने पढ़ते हुए कहा। ये भी ट्राई कर लेते हैं। और कैमरों का क्या हुआ? जय ने पूछा। हॉस्पिटल के कुछ कैमरे कल से काम नहीं कर रहे थे, बंद ही पड़े हैं, कोई सर्वर इशू है शायद। आईटी वालों को बुलाया है, कल तक आएंगे। इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक करवाओ, जय ने कहा। वैसे कल तुमने उसे थप्पड़ मारकर कैसे ठीक किया था? विनय ने पूछा। थप्पड़ नहीं था, कान के नीचे हल्का सा झटका था। कान के अंदर स्थित 3 घुमाव वाला कैनाल शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। जब इस पर झटका लगता है तो शरीर असंतुलित होता है, साथ ही दिमाग को भी झटका लगता है। ऐसे झटके से दिमाग अपनी पर्सनैलिटी भी रीसेट कर देता है। मैंने तो ये कहीं नहीं पढ़ा, तुमने कहाँ से पढ़ लिया? विनय ने कहा। कहीं नहीं, मुझे मेरे पिता ने सिखाया था, जय ने कहा। शाम को नित्या, विनय और जय और वैदेही चारों ने एक होटल में खाना खाया। उन्होंने वहीं पर एनिवर्सरी केक भी काटा। उसके बाद नित्या, विनय घर चले गए। जय और वैदेही दोनों होटल में अपने कमरे में आ गए। आज तो थककर हालत खराब हो गई, वैदेही ने बेड पर अपना पर्स रखकर वहीं बैठते हुए कहा। एनिवर्सरी मनाना भी कोई आसान काम नहीं है, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम भी दूर दूर खड़े हो? वैदेही ने उसे पास बैठाते हुए कहा। तुमसे दूर रहना भी कौन चाहता है? जय ने उसे किस करते हुए कहा। हाँ, तो मना भी कौन कर रहा है? वैदेही ने भी जवाब में जय के गाल पर एक किस कर दिया। नहाना है ना? जय ने उठते हुए कहा।
अच्छे तो लग रहे हो, क्या नहाना? वैदेही ने वापस उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। बस 5 मिनट लगेंगे जान, तब तक तुम भी चेंज कर लो। जय बाथरूम की तरफ चल दिया। जल्दी आना, वैदेही ने मुस्कुरा कर कहा। जय नहाने चला गया। नहाते वक्त अचानक बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। जय ने एक बार तो अनसुना कर दिया, लेकिन दूसरी बार फिर से जब वैसी ही आवाज आई तो जय ने वैदेही को आवाज लगाई। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। जय ने कपड़े पहने और बाहर आया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सारा सामान बिखरा पड़ा था। नीचे फर्श पर वैदेही की खून से सनी लाश पड़ी थी। उसके सीने में चाकू गड़ा हुआ था और सामने दीवार पर खून से लिखा था, सब डरते हैं